क्या तुम्हें याद है यार, I love you, रसना। एक ज़माने में ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, हर इंडियन के दिल का एक हिस्सा था। गर्मी के मौसम का मतलब होता था छुट्टियां, नींबू पानी और रसना। एक ऐसी ड्रिंक जो सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि इमोशंस का पार्ट थी। हर ग्लास में सिर्फ फ्लेवर नहीं बल्कि यादें थी। लेकिन आज हमें ये मार्केट में मिलता ही नहीं। आखिर रसना कहाँ गया? ना टीवी पे एड्स, ना किराने की दुकानों में वो पहले जैसा शेल्फ प्रेजेंस। क्या रसना को कोई कॉर्पोरेट जाइंट ने खत्म किया, या उनका प्रोडक्ट ही इररिलेवेंट हो गया? क्या ब्रांडिंग में कुछ कमी रह गई, या फिर हम कस्टमर से अपने चॉइसेस बदल लिए? और सबसे बड़ी बात, क्या रसना फिर से वापस आ सकता है? इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि आखिर तक तुम्हें समझ आएगा कि किस तरह एक सक्सेसफुल इंडियन ब्रांड दुनिया के सामने सिर्फ एक लेसन बन के रह गया। 1980s का इंडिया, लिबरलाइजेशन से पहले का जमाना। ऑप्शंस कम थे लेकिन लोगों के लिए हर छोटी चीज खास थी। और उसी वक्त एक ब्रांड लॉन्च होता है, रसना। इस ब्रांड का जन्म होता है अहमदाबाद में, एक इंडियन बिजनेस फैमिली के हाथों। रसना के फाउंडर थे अरीस फिरोज शाह खम्बट्टा। खम्बट्टा ने अपनी कंपनी का नाम पियोमा इंडस्ट्रीज रखा, जिसका कोर फोकस था इंस्टेंट ड्रिंक्स के कॉन्सेंट्रेट्स बनाना। इंडिया में लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स या रेडीमेड बेवरेजेस पे इतना खर्च नहीं करते थे। कोला ड्रिंक्स फॉरेन थे और मिडिल क्लास फैमिली के लिए महंगी भी। तो खम्बट्टा ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, एक सैचेट या बॉटल से पूरे 32 ग्लास कोल्ड ड्रिंक्स बन जाए, तो जिसमें टेस्ट भी मिले और अफोर्डेबल भी हो। ये था उनका मास्टर स्ट्रोक। 1983 में रसना की फर्स्ट नेशनल टीवी कैंपेन चली और उसी के साथ एक लाइन फेमस हो गई, I love you, रसना। बच्चों के दिल से लेके माँ बाप के दिमाग तक ये लाइन घुस गई। 1990s तक रसना ने इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का 50% से ज्यादा शेयर कैप्चर कर लिया। हर 5 हाउसहोल्ड्स में से 4 में रसना की बॉटल होती थी। एक समय पर रसना की सेल्स इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इंडिया के फ्रूट बेस्ड कॉन्सेंट्रेट मार्केट का 90% कंट्रोल कर लिया था। उनका रेवेन्यू पीक टाइम पर एनुअली 300 से 500 करोड़ तक पहुंच गया था, जो उस वक्त के हिसाब से एक मैसिव नंबर था। ये सब कुछ उन्होंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ अचीव किया, देसी फ्लेवर प्लस अफोर्डेबल प्राइस प्लस इमोशंस। रसना के एड्स प्योर देसी इमोशंस पे बेस्ड होते थे, माँ, परिवार, दोस्ती और ठंडक, और सब कुछ घर पे बनाना। ये उस वक्त इंडिया की सोच के बिल्कुल अलाइन था। ब्रांडिंग का एक इंटरेस्टिंग एंगल ये था कि रसना ने अपने आप को कभी एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बोला। उन्होंने कहा ये तो होममेड लव है। ये पोजीशनिंग ने उनको कोलास जैसे कॉम्पिटिटर्स से अलग खड़ा किया। उनके फ्लेवर्स भी इंडियन पैलेट के हिसाब से थे, ऑरेंज, लेमन, मैंगो, पाइनएप्पल, इवन काला खट्टा। और उस वक्त एक और स्मार्ट मूव किया रसना ने, ब्रांड एम्बेसडर किट्स। बच्चों को यूज किया गया ताकि वो दूसरे बच्चों से कनेक्ट कर पाए। इट वॉज अ ब्रिलियंट साइकोलॉजी। पियोमा इंडस्ट्रीज के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, रसना तेजी से मार्केट कैप्चर कर रहा था। लेकिन आगे चल के रसना के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे वो आज तक रिकवर नहीं हो पाया। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी खुली और साथ ही कोका कोला और पेप्सिको जैसे ग्लोबल जायंट्स इंडिया में आए। इन्होंने मार्केटिंग के लिए करोड़ों रुपए लगाए, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे सेलिब्रिटीज को ऑन बोर्ड किया और यूथ सडनली शिफ्ट होने लगा फिजी ड्रिंक्स की तरफ। रसना के लिए ये एक बड़ा झटका था। रसना एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली ड्रिंक थी, जबकि नए जनरेशन को चाहिए था स्टाइलिश, कूल और रेडी टू ड्रिंक ऑप्शन। वहीं से रसना के डिक्लाइन का पहला सीड बोया गया। रसना ने अपने ब्रांडिंग में ज्यादा चेंज नहीं किया, उनकी आइडेंटिटी 90s से ही चिपक गई। जब तक बाकी ब्रांड्स यूट्यूब, फेसबुक पे एड्स डाल रहे थे, रसना टीवी और न्यूज़पेपर में ही अटका रहा। पैकेजिंग आउटडेटेड थी, एड्स बोरिंग लगने लगे थे। टेस्ट वेरिएशंस तो आए, लेकिन ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई। मिलेनियल्स और जेंजी को लगने लगा रसना सिर्फ बच्चों के लिए है। 2010 के बाद इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन आया। ब्रांड्स जैसे फ्रूटी, स्लाइस, पेपर बोट ने अपनी स्टोरी टेलिंग डिजिटल पे शिफ्ट की। इन्फ्लुएंसर्स, इमोशनल वीडियोस, यूट्यूब एड्स, और रसना कहीं नहीं था। ना उनका इंस्टाग्राम प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग था, ना यूट्यूब कैंपेन्स। बच्चों के टीवी चैनल्स पर भी एड्स कम होते गए। पेपर बोट ने नॉस्टैल्जिया को क्लासी पैकेजिंग के साथ प्रेजेंट किया। स्लाइस ने कटरीना कैफ के सेंसुअल एड्स बनाए। फ्रूटी ने फंकी डिजाइन और यू टारगेट कैंपेन्स चलाए। रसना इन सब में कंफ्यूज था। वो ना मॉडर्न था और ना रेट्रो, सिर्फ एक पुरानी याद बन के रह गया। पहले घर में बनने वाले कोल्ड ड्रिंक्स वैल्यूड होते थे, अब कन्वीनियंस किंग है। रेडी टू ड्रिंक, कोल्ड, फिजी और क्विक। स्विगी, जोमेटो पे लोग कोलास, जूसेस ऑर्डर करते हैं। कॉन्सेंट्रेट बनाना इज नाउ कंसिडर्ड महंगी मेहनत। बच्चे भी फिजी ड्रिंक्स या पैकेट जूसेस प्रेफर करते हैं। खम्बट्टा फैमिली ने रसना बनाया, लेकिन सक्सेस के बाद विजनरी लीडरशिप का लॉस हुआ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्लो हो गया, R&D वीक था, नए फ्लेवर्स फ्लॉप हुए। रसना कोला, रसना रोजाना, सब एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। एक टाइम के बाद वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स और किराना स्टोर वालों के भरोसे रह गए। रसना ने आयुर्वेदा बेस्ड ड्रिंक्स लॉन्च किए, हनी, फ्रूट फन, इंस्टा ड्रिंक पाउचेस, लेकिन मार्केटिंग लो
बजट थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी लिमिटेड थी और न्यू ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाए। पर एक स्कोप है, अगर रसना डिजिटल फर्स्ट ब्रांड बन जाए, इमोशनल नॉस्टैल्जिया के साथ जेंजी और मिलेनियल के हेल्थ और कन्वीनियंस प्रेफरेंस को समझे तो कमबैक हो सकता है। रसना सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, एक कल्चरल फिनोमिनन था, लेकिन उनका डाउनफॉल हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है। अगर आप टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करते तो मार्केट आपको भूल जाती है। एक इंडियन ब्रांड जो $1 बिलियन कंपनी बन सकता था, आज सिर्फ यादों में रह गया। और इसमें आयरन ये है कि रसना का एक टाइम पर ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट भी था। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इवन यूरोप में उनके प्रोडक्ट्स जाते थे। लेकिन जब लोकल मार्केट क्रम्बल होने लगा तो एक्सपोर्ट पर भी इम्पैक्ट हुआ। पर हो सकता है नए इंडिया में नए टूल्स के साथ रसना फिर से अपना राज वापस ले आए। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताओ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी।